मैं कुछ बोलना तो चाह रहा था मगर मैं कुछ लिख के लाया था और वो लिख मैं रास्ते में ढूंढ रहा था कहाँ गया किधर चला गया, सबसे पूछा, गाड़ी में भी देखा नहीं मिला। अब जब इनकी स्पीच में नहीं तो पता लगा कि इन्होंने सब तो आगे भेज दिया। एक एक वर्ड अब मिल गया, खैर मिल तो गया, घर में ही है, घर में ही है। अब आप समझ सकते हो बाकी तो सारी स्टोरी कैसे हुई हैं। धन्यवाद. आता आपल्याला कळलं असेल की या दोघांची जोडी ब्लॉकबस्टर काय आहे, दोघांमध्ये किती एकमेकांमध्ये जोडी बनलेली आहे. यानंतर मी विनंती करतो रितेश देशमुख यांना की त्यांनी या दोघांशी संवाद साधावा आणि विनंती आहे माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे यांना सुद्धा, कारण त्यांनाही काही प्रश्न मनात असतील तर ते त्यांनी विचारावेत. कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ते जसे जनतेचा विचार करणारे नेते आहेत तसे अभिनेत्यांचा विचार करणारे सुद्धा एक कलाकार आहेत. मी त्यांनाही विनंती करेन की त्यांनी एखाद दुसरा प्रश्न विचारावा. अरे ह्यांच्या हातात द्या ना काहीतरी. मी रितेश देशमुख यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या ताब्यात सूत्र घ्यावीत. पुढची. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. दीपोत्सवाच्या हा 11 वर्ष आहे. मनसे आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा खरंच खूप खूप त्यांना शुभेच्छा की एवढं सुंदर असा हा दीपोत्सव इथं आपण आज साजरा करतोय. आमचे मित्र राज ठाकरेजी यांचं खरंच मी खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला आज ही संधी प्राप्त होते की मी आज ज्यांना आपण ब्लॉकबस्टर जोडी असं म्हणतो त्यांना काही प्रश्न विचारायचे, म्हणजे मला तुम्ही संधि दिली त्याबद्दल खूप खूप आभार. यहाँ बैठे हुए जो हमारे सबसे आइकॉनिक जोड़ी हैं, सलीम साहब, जावेद साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बाजू में बैठकर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ. और सलीम साहब, जावेद साहब, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सबको सब कुछ होना है. यानी जो एक्टर है उसे डायरेक्टर होना है, जो डायरेक्टर है उसे प्रोड्यूसर होना है, जो प्रोड्यूसर है उसे म्यूजिक करना है. हमको सब कुछ करना है. लेकिन आप दोनों आइकॉनिक राइटर्स हैं, स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स. आप दोनों ने सिर्फ यही पकड़ा. आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें भी आगे जाकर स्क्रिप्ट डायरेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते थे इतने डिटेल में आप लिखते थे कि किसी भी डायरेक्टर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी. उसी में लिखा होता था कि कैमरा कहाँ पर रखा गया है. यहाँ तक कि एक्टर दाएं हाथ से फ़ोन उठाएगा या बाएं हाथ से फ़ोन उठाएगा ये भी लिखा होता था. तो इतनी सारे डिटेल में आप जब लिखते थे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए? सलीम सर, वॉल्यूम माइक. ये ज़रूरत जब पड़ती है कि जब आपने जो लिखा है वो स्क्रीन पे दिखे ना कि जब लिखा कुछ तरह आया. जब अगर ये डायरेक्टर जो है वो जस्टिस देता है, जो स्क्रिप्ट लिखी है वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी जो हमने सोचा है वो विजुअली वैसा होता है, तो उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. और कभी ऐसा मौका भी आया हो तो वो फिल्म को छोड़ दिया है, मगर वो नौबत नहीं आई कभी. जावेद साहब, आपको कभी ऐसा लगा कि डायरेक्ट करना चाहिए? या देखिए, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में सोच के आया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होऊंगा या तो गुरुदत्त जी का या राज कपूर साहब का, और 3-4 साल में सब सीख जाऊंगा और चौथे साल डायरेक्टर बन जाऊंगा. लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं. और हुआ ये कि मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ मुझे हर एक ने कहा कि तुम राइटर बनो. इसलिए क्या कभी कोई सीन वीन ठीक करना होता कुछ हो तो मैं अपनी खिदमत पेश कर देता था. सलीम साहब से भी मेरी मुलाकात जिस फिल्म में हुई उसका नाम था सरहदी लुटेरा. उसमें सलीम साहब रोमांटिक लीड कर रहे थे, मैं असिस्टेंट था और डायलॉग राइटर था. तो सलीम साहब ने भी, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर हमेशा, और इन्होंने भी मुझे हमेशा कहा कि तुम राइटर हो और राइटर बनो. तो तब तो ये ख्याल नहीं था कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे, वो तो उनकी अलग ओपिनियन थी जो मुझे बहुत सीरियसली मैंने ली, बिकॉज आई कंसिडर हिम अ वेरी वाइज पर्सन.
तो उसके बाद देखिए किस्मत का ऐसा हुआ लिखा कि हम साथ में ही काम करने लगे। अब जब काम कर रहे थे तो काम इतना सही हो रहा था कि फिर कोई दूसरा ख्याल आया नहीं। वो आपने कहा हम आगे बढ़े, आगे का चक्कर ये कि जो आगे की जगह थी वो तो खुद हमारे पास आती थी, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर हम खुश रहे और अच्छा काम किया, जितना भी किया, जितने बरस भी किया, तो वो बड़ा अच्छा काम रहा। और सभी लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब फिल्में बनती थी, जब वहाँ के जो सुपरस्टार्स होते थे वो 15 लाख रुपए चार्ज करते थे एज अ फी। और आप क्या इनकम टैक्स में फंसवाने वाले हैं? मैं कह रहा था क्या आपको? नहीं, खुल के बताइए क्या पसंद करेंगे आप, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स? क्या चाहेंगे आप आए? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ ये कि 15 लाख क्या है? हमें तो पता नहीं है, इतने पैसे हमने कभी देखे नहीं। आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। आप अंदर करवाना चाहते हो आप गरीब राइटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अंदर करवाना चाहते हो कि जिस दौर में सुपरस्टार्स को 15 लाख मिलते थे, उसी फिल्म के लिए सलीम जावेद साहब को 25 लाख रुपए मिलते थे। ये जो दौर राइटर्स का ऐसा था, कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत है, समझे आप? ये हमारी फाइलें खुलवाना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। और हमें कभी नहीं मिले ऐसे, गलत बात। ना सिर्फ ये कि ये सही नहीं है, ये काश ये सही होता, लेकिन है नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि आप ही के दौर में राइटर्स को एक्टर से ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलता था। एक्टर बहुत कम पैसे लेते होंगे उस जमाने में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आज के दौर में एक्टर्स को अगर एक आपको सलाह देनी हो तो क्या होगी वो? राइटर्स को, सॉरी, राइटर्स को सलाह देनी। बहुत कम एक्टिंग करें। और राइटर्स को सलाह देनी तो सर, ये चार्ली चैपलिन का स्टेटमेंट है जी, कैन एक्टर शुड बहुत कम उसको एक्टिंग करना चाहिए। जो फ्रिकुलस हाथ घुमाता है, रखता है, बातें करता है, कोई बहुत कम करना चाहिए एक्टिंग, बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। और ऐसे एक्टर रहे हैं हमारे यहाँ, मोतीलाल जी थे, अशोक कुमार साहब थे, जी, जिन्होंने बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग की है जी, जैसे कि नॉर्मल की तरह। कोई ड्रामेटिक नहीं किया है, कोई चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल की, कम से कम एक्टिंग करिए। सर राइटर्स मेरा ऐसा ख्याल है कि इस दौर में एक बात हो गई है, लाइफ का टेम्पो बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ जल्दी होती है। पहले आप एक पत्र लिखते थे, 3 दिन में पहुंचता था, फिर 2 दिन वो आदमी सोचता था जवाब क्या दूं, फिर 3 दिन में आता था, तो 8-9 दिन का किस्सा होता था एक एक्सचेंज ऑफ लेटर। आज आपके पास मोबाइल है, आप 1 सेकंड में उस इंसान को कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं। हर चीज़ तेज़ हो गई है, हर चीज़ जल्दी होती है। तो होता क्या है कि हम सफलता भी जल्दी चाहते हैं, उसमें टाइम लगे ये हमें फुर्सत नहीं है। तो जो तैयारी पहले होती थी, वो चाहे लता जी की हो, चाहे वो आशा जी की हो, चाहे रफ़ी साहब की हो, और चाहे बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स की हो, बड़े राइटर, जो राइटर्स थे पहले दौर में, वो बहुत पढ़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 फिल्में देख ली थी और 2 नॉवेल पढ़ ली थी और राइटर बन गए थे। उनकी बरसों की पढ़ाई थी उनके पीछे। वो जानते थे ज़बान भी, प्लॉट भी, कैसे कैरेक्टर बनता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन बनता है, कौन सा कैरेक्टर क्या भाषा यूज़ करेगा, कहानी क्लाइमेक्स की तरफ कैसे जाएगी। इसलिए कि उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, लाइट लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, नॉट सो पॉपुलर लिटरेचर, हर तरह का पढ़ा होता। तैयारी चाहिए। आजकल हर काम में तैयारी कम हो गई है, जल्दी होती है कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। आपके वोकल कॉर्ड ठीक है तो आप सिंगर बन जाएंगे, मगर भाई इन लोगों ने तो, हमारी लता जी ने, आशा जी ने, जो कि मतलब सरस्वती साक्षात थी लता जी, बरसों घंटों रियाज किया है, बरसों, और इस उम्र में भी वो रियाज करती थी। तो रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी है हर काम में। एक नौजवान शायर ने शेर कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। रियाजत यानी वही रियाज, प्रैक्टिस, मेहनत, लगन। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। क्या बात है, क्या बात। ये आसानी ऐसे नहीं आती, इसके पीछे बरसों की लगन होती है, तपस्या होती है। उस तपस्या के लिए तैयार नहीं है लोग। वो चाहे एक्टर हो, के डायरेक्टर हो, के राइटर हो, जल्दी चाहिए, आसानी से चाहिए। ये दुख की बात है।
सलीम साहब, जावेद साहब, आप दोनों ने इतने दोनों का नाम देते हैं, झगड़ा करवा दिया। किससे पूछ रहे हैं आप बताइए? हैं? ओके। इस पे झगड़ा हो जाए। सलीम साहब, हाँ, आप इतने सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था? अलग अलग फिल्मों में अलग अलग लोगों ने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं जी। इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। जब दिलीप साहब ने बहुत अच्छा काम किया, राज साहब ने बहुत अच्छा किया है, दादा मुनि बहुत अच्छा एक्टर थे, अपने मोतीलाल जी बहुत बहुत ग्रेट एक्टर थे, ऑल दीज पीपल। तो ये कंपेयर करना ज़रा बहुत मुश्किल है। बट देयर हैव बीन ग्रेट एक्टर्स। ये बहुत अच्छे अच्छे रोल किए उन्होंने सबने। जावेद साहब, सुपरस्टार की परिभाषा क्या है? पहले क्या थी, आज क्या है? अरे देखिए, सुपरस्टार वगैरह ये सब तो ये मीडिया बनाता है, पब्लिसिटी बनाती है, वो सब इम्पोर्टेंट बात नहीं। जो काम कर रहा है आदमी सुपरस्टारडम थोड़ी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। हम एक्टिंग की बात करें तो बेहतर है, काम की बात है। सुपरस्टारडम तो उसका रिजल्ट हो सकता है, उसकी परछाई हो सकती है। तो हम पहले मूर्ति की बात करें, परछाई की बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हर दौर में बहुत अच्छे एक्टर हुए हैं, और दिलीप साहब की हम इसलिए आदर करेंगे और करते हैं कि उन जैसा एक्टर उनसे पहले नहीं था। उन्होंने एक नया अंदाज जो कि बिल्कुल ओरिजिनल था दिया। मैं उनके पास क्लोज सेकंड मांगता हूं अमिताभ बच्चन। क्लोज सेकंड इसलिए कि वो दिलीप कुमार के बाद जन्म लिया, उन्होंने कर भी नहीं सकते थे कुछ, भाई सही बात में हुए भाई। तो कहीं जहां उन्होंने बहुतों से सीखा, दिलीप साहब से भी सीखा, और ये बात जो है मैं कोई सीक्रेट आपको नहीं बता रहा हूँ, ये खुद उन्होंने बहुत बार कहा है, और उनके मन में दिलीप कुमार के लिए बड़ी इज्जत रही हमेशा। तो ये दो एक्टर जो हैं, उसके अलावा बलराज साहनी बहुत बड़े एक्टर थे। कमाल ये है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक्टिंग का एक भी अवार्ड नहीं मिला। मोतीलाल जी बहुत अच्छे एक्टर थे, मगर एक बात, हम किसी चीज़ में आगे बढ़ गए हों कि पीछे हट गए। मैं आजकल OTT देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, ऐसा टैलेंट तो देखा नहीं था। ये आज के लड़के लड़कियां जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कमाल कमाल का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी है। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कभी नहीं थी जितनी आज हमें OTT पे देखने को मिलती है। तो इस मामले में हम, मुझे ऐसा लगता है, 2 कदम आगे ही बढ़े। सलीम OT में काम करते सबने ताली बजाई। सलीम साहब, जब हम लिखने की बात करते हैं तो फ्रीडम की भी बात करते हैं कि लिखने वक्त किस फ्रीडम कितना मिलता है टू राइट। क्या आपने कभी, आपके दौर में ऐसी झिझक थी कि आपको फ्रीडम नहीं मिला, या आपने वही लिखा जो आपको सही लगा? नहीं, ये तो हर जगह से ये लिमिटेशंस हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी है कि जितनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे। आप हर चीज़ में ही है। आपको डॉक्टर कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। ऐसे ही राइटिंग के अंदर भी कि फ्रीडम इतनी है कि कोई हमारी, फॉर एग्जांपल, हमारी फिल्मों में किसी में भी कोई गाली गुजला का कभी कुछ किसी में भी नहीं थी। बल्कि जब मैं वॉक को जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आपकी फिल्म दिखाते हैं, इसलिए जो वो गंदी बातें नहीं होती हैं, कोई गाली कुछ नहीं होती उसमें, बहुत ही क्लीन फिल्में होती हैं। तो ये जो फिल्म है, गालियाँ जो दी जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, वो बेवकूफ़ी की, वो उसको अगर आपको फ्रीडम को तो बेवकूफ़ी की बात है। अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आप लोग ने सबने सुना होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। भैया आजकल ऐसी पिक्चरें बनती है, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते। सुना है? अकेले देख सकते हो? वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख लेंगे, है ना? अरे भाई, अगर कोई चीज़ बुरी है तो बुरी है, वो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो। सब फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, बल्कि पिक्चरें मैं अकेले ही देखता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है, वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते हैं, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो जाए, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं थी, और भी एक संजोग थी।
संयोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी। आज सुना के देखो तो कहीं सोसाइटी में, अब कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट, कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है और अच्छी बात नहीं है। और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी ये है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, वो मत कीजिएगा। वो आप लोगों का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा है, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहाँ से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है? यहाँ हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मांगो तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू हो। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाए हैं। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं और सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है, और जो आपको सिखाए वो गलत है। वाह। सलीम साहब, जब आप फिल्म लिखते थे, स्क्रिप्ट एक बार आप लॉक कर देते थे, उसके बाद क्या डायरेक्टर्स, एक्टर्स से चेंजेस आते थे? तो क्या आप हाउ यूज्ड टू रिएक्ट टू देम? वो जब लिखने से पहले भी सब दिमाग में होता है कि ये कैरेक्टर के लिए ये ही इज़ द राइट पर्सन, ये हीरो ही इज़ द राइट पर्सन। इतना तो फिल्म देखने वालों को भी होता है। हम तो अगर लिखते थे इतना तो ये होता है कि किसके साथ का क्या रिजल्ट है। बट इफ यू डोंट गेट इट दैट आइडियल स्टार का, उसमें फिर यह है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी और को लेना पड़ता है, और कई में तो बहुत अच्छा भी एक्टर आ जाता है। जावेद साहब, आपने तो आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आपकी, हाँ नहीं, आप दोनों ने आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आप दोनों की जनरेशन हैज सीन सुपरस्टारडम और स्टिल सीइंग सुपरस्टारडम। हाउ डू यू, आप रिएक्ट कैसे करते हैं खुद की सक्सेस एंड नाउ द सेकंड जनरेशन की सक्सेस? हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए भाई, हम मेरे ख्याल से सलीम साहब अपने बच्चों पे, मैं अपने बच्चों पे, हम लोग बहुत प्राउड होंगे और खुश हैं। बच्चा नालायक निकल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, माँ बाप की बहुत परेशानी में पड़ जाती है। तो इनके भी बच्चे बड़े होनहार और बहुत अच्छे हैं, और बड़ी जो हमारे देश में और हमारे समाज की जो परंपरा रही है, माँ बाप को जो आदर देना है, जिस तरह रहना है, जिस तरह बात सुनना, मतलब ये इस मामले में जो इनका सबसे बड़ा बेटा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, और वो बाप के सामने आंख उठा के बात नहीं करता है आज। तो ये जो हमारी परंपरा है, ये जो हमारी तहजीब है, ये इन बच्चों ने हासिल की है और इनमें मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ जोया और फरहान से भी, और मुझे इस बात पे गर्व है कि इन्होंने कामयाबी बस काम करके हासिल नहीं की, अच्छा काम करके हासिल की। जैसा कि बताया सलीम साहब ने कि आज पिक्चरों में गालियाँ भी हो रही हैं और डबल मीनिंग डायलॉग भी है और वल्गैरिटी भी है, ये हमारी पिक्चरों में नहीं हुई। ये जो लड़के ने भी बनाई है, लड़की ने भी बनाई है, उन पिक्चरों में एक गहराई, एक सुथरापन है। तो ये संस्कार अगर उन्हें हमसे मिले हैं तो बड़ी अच्छी बात। बाकी है कि वो हमारे जैसे नहीं है, उनकी फिल्में हमारी फिल्मों जैसी नहीं है, वो अलग है, वो हमारी गूंज नहीं है, वो अपने अंदर आवाज़ है। ये बहुत खुशी की बात है।